हेलो बच्चों। तो देखिए, आज मैं फिजिक्स क्लास 11th यूनिट 3 के अंतर्गत वर्तुल गति में बंकित सड़क किसे कहते हैं और बंकित सड़क पर कार की गति के लिए सूत्र स्थापित करेंगे। ठीक है, तो बंकित सड़क क्या होती है। ठीक, तो सबसे पहले हमारा आज का टॉपिक है बंकित सड़क। ठीक है, इसको ढलान वाली सड़क भी बोलते हैं। तो बैंक्ड रोड। तो देखिए, बंकित सड़क क्या होती है। जब कोई मोड़ होता है तो मोड़ पर सड़क के एक सिरे को थोड़ा सा ऊपर उठा दिया जाता है। अक्सर देखा होगा आपने, मोड़ पर सड़क के बाहरी सिरे को थोड़ा सा ऊपर उठा दिया जाता है, थोड़ी सी ढलान बना दी जाती है। तो इस प्रकार की सड़क को बोलती है बंकित सड़क। ठीक है, तो जब किसी मोड़ पर सड़क के बाहरी सिरे को थोड़ा सा ऊपर उठा देते हैं तो इस प्रकार की सड़क को बोलते हैं हम बंकित सड़क। तो सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ। मोड़ पर सड़क के बाहरी सिरे को थोड़ा सा ऊपर उठा देते हैं। इस प्रकार की सड़क को बंकित सड़क कहते हैं। बंकित सड़क या ढलान वाली सड़क कहते हैं। ठीक है, अब बंकित सड़क, सबसे पहला हमारा ये पॉइंट आता है कि बंकित सड़क क्यों बनाई जाती है। तो देखिए, क्या होता है बंकित सड़क बनाने से क्या लाभ होता है कि जब कोई भी वाहन हाई स्पीड में आता है और वो मोड़ पर मुड़ता है तो वाहन क्या होता है, बाहर के लिए फिसलने की उसकी संभावना अधिक होती है। ठीक है, जब कोई भी वाहन स्पीड से आता है और मोड़ पर जैसे ही वो टर्न होता है तो उसके बाहर के लिए फिसलने की संभावना अधिक होती है। यदि हम सड़क के बाहरी सिरे को थोड़ा सा ऊपर उठा देते हैं, वाहन के पहिए और सड़क के मध्य लगने वाले घर्षण बल का मान बढ़ जाता है। जब घर्षण बल का मान बढ़ जाता है तो वाहन के बाहर की ओर फिसलने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। ठीक है, तो अब मैं इसका एक चित्र बना रहा हूँ। चित्र कुछ इस प्रकार का रहेगा कि जैसे मान लीजिए ये हमारी एक समतल सड़क आ रही है और सड़क को क्या है, ऐसे में मुड़ना है इधर के लिए। जब सड़क इधर के लिए मुड़ेगी तो इसका जो बाहर वाली साइड होगी इसको हम थोड़ा सा ऊपर ऐसे उठा देंगे। ठीक है, समझ रहे हो। ऐसे कोई सड़क आ रही है, सड़क समतल है और इसको ऐसे मुड़ना है, तो मोड़ पर हम क्या करेंगे, सड़क के बाहरी हिस्से को थोड़ा सा ऊपर उठा देते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। देखिए, ये आपको चित्र में एक पिक्चर दिखाई दे रही है। तो इसमें जब वाहन जा रहा है, मतलब ये कार जो जा रही है, इसका बाहरी सिरा ऊपर उठाने के लिए क्या किया है हमने, जो सड़क है उसकी बाहरी साइड को ऊपर उठा दिया है। अब ये सड़क पर जब ये कार मुड़ेगी तो जो बाहर के लिए इसकी फिसलने की संभावनाएं बहुत कम हो जाएंगी, क्योंकि सड़क और कार के टायरों के मध्य लगने वाले घर्षण बल का मान अधिक हो चुका है। ठीक है, तो चलिए मैं अब चित्र बनाता हूँ इसका। ये हमारा चित्र है बंकित सड़क का। ये ऐसे में कोई सड़क आ रही है और जिस सड़क का जो बाहरी सिरा है वो हमने थोड़ा सा ऐसे ऊपर उठा दिया है। तो इस प्रकार की सड़क आ रही है। इस सड़क पर ऐसे में कोई वाहन गति करता हुआ आ रहा है तो वाहन की बाहर वाली साइड जो होगी वो थोड़ी सी तिरछी हो जाएगी। ठीक है, तो देखना, ये जो वाहन है एक्चुअल में ये हमारा बाहर वाली साइड को मैंने थोड़ा सा ऊपर उठा दिया। कितना, थीटा कोण ऊपर उठा दिया। ठीक है, सड़क की बाहर वाली साइड को कुछ कोण क्या कर दिया, ऊपर उठा दिया है। जब सड़क टेढ़ी कर देंगे, सड़क ढलान वाली कर देंगे तो वाहन भी क्या हो जाएगा, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, ढलान वाला हो जाएगा, जैसा हमने पिछले उस चित्र में दिखाया है आपको।
तो इस पे जो कार आ रही है इस प्रकार से, तो कार भी क्या हो जाएगी, तिरछी हो जाएगी थोड़ी सी। अब देखिए जो कार का भार है, मान लीजिए कार का द्रव्यमान था स्मॉल एम, तो कार का जो भार होगा mg, वो किधर कार्य करेगा, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। सड़क के ऊपर जो कार रखी है वो भी थोड़ी सी तिरछी हो गई है। वैसे तो देखिए अविलंब प्रतिक्रिया जस्ट ऊपर की तरफ कार्य करता, लेकिन अब क्या है, सड़क की ढलान वाली है, तो उसके ऊपर जब कार रखेंगे तो वो उसमें भी ढलान आ जाएगी, तो अविलंब प्रतिक्रिया भी ऊपर से क्या जाएगा, थीटा कोण झुक जाएगा। समझ गए ना। इस प्रकार से जितना सड़क में ढलान होगी, जे अविलंब प्रतिक्रिया भी ऊर्ध्वाधर से उतना ही कोण बना लेगा। तो सड़क में ढलान है कितनी, थीटा, तो अविलंब प्रतिक्रिया ने भी ऊर्ध्वाधर से कितना कोण बना लिया, थीटा। वैसे तो ऊपर की तरफ कार्य करता है, लेकिन अब सड़क में ढलान है इसलिए अविलंब प्रतिक्रिया इधर कार्य करेगा, थीटा कोण पर। ठीक है, तो अविलंब प्रतिक्रिया की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण। अब अविलंब प्रतिक्रिया जो है इसको हम दो घटकों में वियोजित करेंगे, तो r के दो घटक हो जाएंगे, r cos थीटा और r sin थीटा। दोनों ही समकोणिक घटक लेते हैं, तो इसके देखिए ये दो समकोणिक घटक है, समझ गए ना। अब इससे कौन बना रहा है, तो ये हो जाएगा r cos थीटा और दूसरा हो जाएगा r sin थीटा। तो r cos थीटा r sin थीटा कैसे आई जी, आप समझ गए। चलिए दूसरी बात, देखिए जब सड़क के ऊपर कार आ रही है स्पीड से, तो यदि कार फिसलती तो बाहर के लिए फिसलती, ठीक है। कार फिसल नहीं रही है, इसका मतलब घर्षण बल किधर के लिए लग रहा है, सड़क के अनुदिश नीचे की तरफ लग रहा है, क्योंकि यदि सड़क के ऊपर कार फिसलेगी तो बाहर के लिए फिसलेगी। ठीक है, कार फिसल नहीं रही है, इसका मतलब घर्षण बल किधर को लग रहा है, अंदर की तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है। तो देखिए सड़क और टायरों के मध्य जो घर्षण बल लग रहा है वो नीचे के लिए लगेगा। जी स्मॉल एफ क्या है, घर्षण बल है। ठीक है, अब घर्षण बल स्मॉल एफ है, इसको भी दो समकोणिक घटकों में वियोजित करेंगे, क्योंकि ये भी ना तो क्षैतिज में ना ऊर्ध्वाधर में, तो इस घर्षण बल को भी दो समकोणिक घटकों में वियोजित किया। मैंने इसके ये दो समकोणिक घटक बनाए। ठीक है, जब एक कोण थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, क्योंकि एकांतर कोण है। देखिए ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो एफ के भी दो घटक हो जाएंगे, एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा। जिस भुजा से कोण बनाता है उसको कॉस में लेते हैं, तो देखिए इस भुजा से कोण बनाया है तो जो होगा एफ कॉस थीटा और जो दूसरा हो जाएगा एफ साइन थीटा। जो पूरा वृत्तीय मार्ग है उसकी त्रिज्या है स्मॉल आर मान ली हमने, समझ गए। तो इस टाइप से कोई सड़क आ रही है, सड़क का बाहरी किनारा थोड़ा ऊपर उठा हुआ है, जिसके कारण जब कोई भी कार या कोई भी वाहन इसके ऊपर गति करता हुआ आएगा तो वो उसके बाहर की तरफ फिसलने की संभावना कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है, क्योंकि घर्षण बल जो है वो क्या हो रहा है, अंदर की तरफ ज़्यादा लग रहा है। यदि हम इसको बाहर की साइड को थोड़ा उठा हुआ नहीं बनाते तो अक्सर यहाँ पर अधिक स्पीड से वाहन मुड़ नहीं पाते। तो ऐसा अक्सर हाईवे पर किया जाता है। ठीक है, जहाँ हाईवे होता है, हाई स्पीड में वाहन आते हैं, तो वहाँ पर वाहनों की फिसलने की संभावना अधिक होती है, इसलिए सड़क के बाहरी किनारे को थोड़ा सा ऊपर उठाया जाता है। ठीक है, जो पुल वगैरह होते हैं उस पर भी आपने देखा होगा, जहाँ मोड़ होता है पुल पर तो उस पर भी बाहर वाली साइड को थोड़ा सा ऊपर उठाया जाता है। ठीक है, तो ये चित्र शायद आपको समझ में आया। तो क्या लिखेंगे हम, माना स्मॉल एम द्रव्यमान की कार स्मॉल आर त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग में थीटा कोण पर झुकी बंकित सड़क पर स्मॉल भी वेग से गति कर रही है। इस स्थिति में कार पर निम्न बल कार्य करते हैं। ओके, माना स्मॉल एम द्रव्यमान की कार स्मॉल आर त्रिज्या थीटा ढलान वाली वृत्तीय सड़क पर स्मॉल भी वेग से गति कर रही है। इस स्थिति में कार पर निम्न बल कार्य करते हैं। इस स्थिति में कार पर निम्न बल कार्य करते हैं। नंबर 1,
कार का भार mg, mg किधर कार्य कर रहा है? ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। कार का भार mg ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। ठीक है। सेकंड पॉइंट, अविलंब प्रतिक्रिया। अविलंब प्रतिक्रिया कैपिटल आर, जी किधर कार्य कर रहा है? देखिए सड़क समतल होती तो ऐसी होती, तो अविलंब प्रतिक्रिया ऊपर को कार्य करता। ठीक है। अब सड़क का बाहरी किनारा थोड़ा ऊपर उठा देंगे तो जैसा हो जाएगा। तो देखना जी सड़क के तो लंबवत ही हुआ अविलंब प्रतिक्रिया। ठीक है। सड़क के कैसा होगा? लंबवत ऊपर की ओर। ठीक है। तो लिख दूंगा इसको मैं, सड़क के लंबवत ऊपर की ओर। सड़क के लंबवत ऊपर की ओर। कौन सी सड़क के? ढलान वाली सड़क के। ठीक है। तीसरा पॉइंट, जे मान लीजिए समतल सड़क है, इसके ऊपर कोई कार रखी है। जब ये कार मोड़ पर मुड़ेगी तो बाहर के लिए फिसलेगी। ठीक है। तो इसका मतलब घर्षण बल किधर लगेगा? अंदर की तरफ लगेगा। क्लियर। अब यदि ये सड़क थोड़ी तिरछी हो जाए ऐसे, अब देखिए जे इसी सड़क पर यदि मुड़ेगी तो कार किधर? बाहर के लिए यानी ऊपर की साइड फिसलने की कोशिश करेगी, लेकिन घर्षण बल किधर लगेगा? अंदर के लिए लगेगा। सड़क और टायरों के मध्य लगने वाला घर्षण बल किधर होगा? सड़क के अनुदिश नीचे की ओर। समझ गए ना? सड़क के अनुदिश नीचे की ओर। आप इमेजिन कीजिए अपने दिमाग में कि कार एक तिरछी रास्ते पर जा रही है। तिरछी नहीं मतलब टेढ़ी सड़क पर, टेढ़ी सड़क जो बाहर से ऊपर उठी हुई है और अंदर की साइड दबी हुई है। तो यदि वो फिसलेगी तो ऊपर के लिए उसको फिसलना पड़ेगा। तो इसका मतलब घर्षण बल किधर लगेगा? नीचे की तरफ लगेगा। तो देखिए घर्षण बल की डायरेक्शन किधर है? सड़क के अनुदिश नीचे की ओर। तो क्या हो जाएगा? सड़क के अनुदिश नीचे की ओर। नीचे की ओर। ठीक है। ये 3 बल हो गए। अब इसमें से देखिए ये 2 बलों को हमने क्या है? 2 समकोणिक घटकों में वियोजित किया। एक तो आर को किया है तो इसके 2 घटक जी आ गए। एक स्मॉल एफ को किया है तो इसके 2 घटक जी आ गए। तो हम आगे क्या लिखेंगे? नई लाइन से, कैपिटल आर को 2 समकोणिक घटकों में वियोजित करने पर, कैपिटल आर को 2 समकोणिक घटकों में वियोजित करने पर, तो इसके 2 घटक हो जाएंगे। एक को ए नाम दे दूं और एक को बी। तो एक तो हो जाएगा आर कॉस थीटा। आर कॉस थीटा की दिशा क्या है? ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। बी घटक क्या है? आर साइन थीटा। इसकी दिशा क्या है? जी देखिए इधर वृत्तीय मार्ग का केंद्र है, तो जी क्या हो जाएगा? वृत्तीय मार्ग के केंद्र की ओर। वृत्तीय मार्ग के केंद्र की ओर। ठीक है। तो आर को हमने 2 समकोणिक घटकों में वियोजित कर दिया। इसी प्रकार ये घर्षण बल एफ को भी करना पड़ेगा। तो फिर नई लाइन से, इसी प्रकार स्मॉल एफ को 2 समकोणिक घटकों में, 2 समकोणिक घटकों में वियोजित करने पर, ठीक है। तो इसके भी 2 घटक हो जाएंगे। मैं इसको एक को रोमन में मान ले रहा हूँ, दोनों को फर्स्ट सेकंड। तो क्या हो जाएगा? एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा। एफ कॉस थीटा। अब इसकी डायरेक्शन किधर है? जे भी देखिए वृत्तीय मार्ग के केंद्र की तरफ कार्य कर रहा है, तो हो जाएगा वृत्तीय मार्ग के केंद्र की ओर। मार्ग के केंद्र की ओर।
और इसका एफ साइन थीटा, ये किधर कार्य कर रहा है, एफ साइन थीटा देखिए जो दिख रहा है, जो जस्ट नीचे की तरफ कार्य कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। ये जितने भी बल कार पर लग रहे हैं उन सभी के बारे में हमने बता दिया है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें। देखिए दो बल जो लग रहे हैं वो वृत्तीय मार्ग के केंद्र की तरफ लग रहे हैं। कौन कौन से, देखिए जब दो बल एक ही दिशा में कार्य करते हैं तो उनका परिणामी उनके योग के बराबर होता है। यानी जब दो बल एक दिशा में लग रहे हैं तो कुल बल कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे। जब दो बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो कुल बल कैसे निकालते हैं, अधिक में से कम को घटा देते हैं और उसकी दिशा अधिक की तरफ होती है। यहाँ पर देखिए ये दोनों बल एक ही दिशा में लग रहे हैं वृत्तीय मार्ग के केंद्र की तरफ, तो इन दोनों का परिणामी क्या हो जाएगा, इनके योग के बराबर हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो देखिए नई लाइन से लिखेंगे आर साइन थीटा तथा एफ कॉस थीटा का परिणामी तो परिणामी क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे, का परिणामी आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा, दोनों का परिणामी जाएगा। अब जो परिणामी भी किधर कार्य करेगा, वृत्तीय मार्ग के केंद्र की तरफ कार्य करेगा। तो इन दोनों का परिणामी जो आया है ये किधर कार्य करेगा, वृत्तीय मार्ग के केंद्र की तरफ। और वृत्तीय मार्ग के केंद्र की तरफ कौन सा बल लगता है, अभिकेंद्री बल। तो यही बल क्या हो जाएगा, अभिकेंद्री बल बन जाएगा। जो वृत्तीय मार्ग के केंद्र की तरफ कार्य करेगा वही बल अभिकेंद्री बल होगा। तो देखिए आर साइन थीटा तथा एफ कॉस थीटा का परिणामी आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा कार को वृत्तीय मार्ग में गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। इसलिए क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा बराबर, ये किसके बराबर होगा, अभिकेंद्री बल के। और अभिकेंद्री बल क्या होता है, समीकरण नंबर 1। ठीक है, तो ये दोनों बलों का जो परिणामी बनेगा वो इतना हो जाएगा। और यह बल भी किधर कार्य करेगा, वृत्तीय मार्ग के केंद्र की तरफ। और वृत्तीय मार्ग के केंद्र की तरफ कौन सा बल कार्य करता है, अभिकेंद्री बल। तो इन दोनों बलों का जो परिणामी होगा वही कार को वृत्तीय मार्ग में मुड़ने के लिए अभिकेंद्री बल प्रदान करेगा। यानी उसी बल के कारण ये कार क्या होगी, वृत्तीय मार्ग में मुड़ पाएगी। तो इसका जो परिणामी है वही अभिकेंद्री बल बन जाएगा। तो परिणामी बराबर क्या लिख दिया, अभिकेंद्री बल, समीकरण नंबर 1। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। इसी प्रकार दो बल इस पर और कार्य कर रहे हैं, 3 बल और कार्य कर रहे हैं। देखिए जस्ट ऊपर की तरफ तो कौन सा बल लग रहा है, आर कॉस थीटा, ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ। और जस्ट नीचे की तरफ 2 बल कार्य कर रहे हैं, एक एफ साइन थीटा और एक एम जी। ठीक है, जो दोनों एक साइड में कार्य कर रहे हैं तो इनका परिणामी क्या हो जाएगा, इनके योग के बराबर। तो इनका परिणामी क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे। और जे परिणामी किधर कार्य करेगा, नीचे की तरफ। ठीक है, कोई दिक्कत। और यदि कार संतुलित है तो क्या होगा, नीचे की तरफ लगने वाला बल ऊपर की तरफ लगने वाले बल के बराबर होगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, संतुलन की स्थिति में। ठीक है, तो नीचे की तरफ कौन सा बल लग रहा है, देखिए एफ साइन थीटा प्लस एम जी बराबर ऊपर की तरफ, जस्ट ऊपर को। तिरछे में तो ये आर भी लग रहा है, लेकिन है जस्ट नीचे को लगने वाला बल बराबर जस्ट ऊपर को लगने वाला बल। ठीक है, तो जस्ट नीचे को तो जी बल लग रहे हैं दोनों, और जस्ट ऊपर को लग रहा है जी अकेला बल। ऐसा करें, देखिए एफ साइन थीटा को मैं उस साइड ले जा रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, एम जी बराबर आर कॉस थीटा माइनस के एफ साइन थीटा।
लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट में लिख रहा हूँ, तो ये आ जाएगा आर कॉस थीटा माइनस के एफ साइन थीटा बराबर एम जी। ये समीकरण नंबर 2। देखिए समीकरण 1 तो हमारा पहले आ गया, ये समीकरण नंबर 2 आ गया। अब क्या करें, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दे दें। वैसे किसी में किसी का दे सकते हैं, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर, तो भाग दे दें। तो समीकरण 1 तो हो गया हमारा जी आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा, लेफ्ट में लेफ्ट का देना और राइट में राइट का, तो समीकरण 2 का राइट लिखेंगे तो आर कॉस थीटा और माइनस के एफ साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एम बी स्क्वायर बटे आर और बटे में एम जी। देखिए समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दिया है और लेफ्ट में लेफ्ट का दिया है और राइट में राइट का दिया है। देखिए एम से तो एम कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, आर साइन थीटा प्लस के एफ कॉस थीटा बटे आर कॉस थीटा माइनस के एफ साइन थीटा, और बराबर यहाँ कितना बचेगा, बी स्क्वायर बटे आर जी, क्योंकि जी के बटे में 1 मानेंगे तो 1 ऊपर जाएगा, जी नीचे रह जाएगा, तो बी स्क्वायर बटे आर जी। ये समीकरण नंबर 3। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 के LHS के अंश और हर में cos थीटा से भाग देना है, क्योंकि इसको हमें टेन बनाना है, टेन थीटा। ठीक है, टेन का जो कोण होता है उसको कैलकुलेट करना सबसे सिंपल होता है, क्योंकि टेन क्या होता है, लंब बटे आधा है, इसमें कर्ण नहीं होता है, और कर्ण भुजा सबसे बड़ी होती है, इसलिए इसका कैलकुलेशन बड़ा होता है। तो इसको हमें क्या बनाना है, टेन बनाना है। तो टेन बनाने के लिए क्या करेंगे, इसके अंश और हर, LHS के अंश में और हर में cos थीटा से भाग देना है। तो मैं लिख रहा हूँ यही बात, समीकरण 3 के बाएं पक्ष के अंश तथा हर में cos थीटा से भाग देने पर, ठीक है, तो मैं इसके अंश और हर में cos थीटा से क्या कर रहा हूँ, भाग दे रहा हूँ। देखिए यहाँ लिख रहा हूँ मैं, आप समझना थोड़ा सा। देखिए आर साइन थीटा और प्लस एफ कॉस थीटा बटे cos थीटा से मैंने जी क्या कर दिया, भाग दे दिया। ऐसे ही अब जी लिखेंगे, इसमें देंगे हर में आर कॉस थीटा माइनस के एफ साइन थीटा, और इसके भी अंश और हर में cos थीटा से भाग दे दिया, और राइट साइड जैसे के जैसे बी स्क्वायर बटे आर। समझ गए, दोनों के अंश और हर में मैंने cos थीटा से क्या कर दिया है, भाग दे दिया है। अब ये अलग अलग भाग दे दें। देखिए इसका इसमें अलग भाग दे दूं, इसमें अलग दे दूं, ऐसे यहाँ भी इसका इसमें अलग भाग दे दूं, इसमें अलग दे दूं, तो देखिए क्या हो जाएगा, जो हो जाएगा आर साइन थीटा बटे cos थीटा प्लस एफ cos थीटा और बटे cos थीटा, ये तो मैंने ऊपर कर दिया। ऐसे ही अब नीचे करना है, इसका इसमें अलग देना है, इसमें अलग देना है। तो देखिए आर cos थीटा बटे cos थीटा माइनस एफ साइन थीटा और बटे cos थीटा बराबर वी स्क्वायर बटे आर। देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, उसको कैंसिल कर दो, तो जे चलिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ तो जे कैंसिल नहीं हो रहा है, तो क्या बचेगा, आर साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा, टेन थीटा प्लस कॉस से कॉस कट रहा है, तो क्या बचेगा एफ, ऐसे बटे में जे कैंसिल हो रहा है कॉस थीटा से कॉस थीटा, तो क्या बचेगा आर माइनस जे साइन बटे कॉस कितना हो जाएगा, टेन, और एफ जैसे का टेन थीटा बराबर वी स्क्वायर बटे आर जी।
समझ गए ना? चलिए, यदि आप समझ गए तो देखिए इसके आगे मैं क्या करा। एक फॉर्मूला पढ़ा है आपने, चूंकि एफ बराबर होता है म्यू आर, ठीक है, तो यहां पर एफ की वैल्यू लिख दूं मैं म्यू आर, तब क्या हो जाएगा, देखिए आर टेन थीटा प्लस एफ की जगह म्यू आर बटे आर माइनस के एफ की जगह म्यू आर और टेन थीटा बराबर वी स्क्वायर बटे आर। क्लियर? देखिए ऊपर आर कॉमन आ रहा है तो आर कॉमन ले लें, क्या बचेगा, टेन थीटा प्लस म्यू बटे, नीचे भी आर कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा, वन माइनस के म्यू टेन थीटा बराबर वी स्क्वायर बटे आर जी। देखिए आर से आर कैंसिल हो जाएगा। हमें क्या है, कार की गति के लिए सूत्र स्थापित करना है, मतलब भी का मान निकालना है, ठीक है। तो आर जी का मैं इधर गुणा कर दूं तो क्या बचेगा हमारे पास, देखिए आर जी जो हो जाएगा टेन थीटा प्लस म्यू और बटे वन माइनस के म्यू टेन थीटा बराबर क्या बचेगा, भी स्क्वायर जी, आर जी का इधर गुणा कर दिया, ठीक है। अब देखिए नई लाइन से क्या कर रहा हूं मैं, लेफ्ट को राइट में लिख रहा हूं और राइट को लेफ्ट में लिख रहा हूं, और इसका वर्गमूल भी ले रहे हैं। तो वर्गमूल लेंगे तो भी का मान आएगा, क्योंकि अभी तो भी स्क्वायर का मान है, ठीक है। तो देखिए मैं वर्गमूल भी ले रहा हूं और राइट को लेफ्ट, लेफ्ट को राइट में, तो भी बराबर क्या आ जाएगा, इधर में अंडर रूल लग जाएगा, तो आर जी ब्रैकेट में क्या बचेगा, टेन थीटा प्लस म्यू, म्यू को पहले लिख दूं, म्यू प्लस टेन थीटा लिख दूं, म्यू प्लस टेन थीटा और बटे नीचे में जैसे का जैसा वन माइनस के म्यू टेन थीटा, ठीक है। तो जी हमारा बंकित सड़क पर कार की गति के लिए सूत्र है, ठीक है। यही बंकित सड़क पर कार की गति के लिए व्यंजक है। यही बंकित सड़क पर कार की गति के लिए व्यंजक है, ठीक है। तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन समाप्त होता है। अब इसके बाद आता है कि बंकित सड़क से लाभ क्या होता है। बंकित सड़क से लाभ लिखिए। तो देखिए बंकित सड़क से लाभ क्या होता है। बंकित सड़क से लाभ, तो बंकित सड़क से पहला लाभ तो यही होता है कि वाहन फिसलने से बच जाता है। वाहन फिसलने से बच जाता है, ठीक है, पहला लाभ। यदि बंकित सड़क बनाएंगे तो वहाँ पर वाहन फिसलने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है, तो वाहन फिसलने से बच जाता है। दूसरा लाभ ये होता है कि यदि वो वाहन फिसलेगा नहीं तो उसके जो टायर हैं वाहनों के वो भी नहीं घिसेंगे। वाहनों के टायरों को न्यूनतम क्षति होती है। बंकित सड़क पर वाहन के टायरों को न्यूनतम क्षति होती है, ठीक है। तीसरा लाभ क्या है इससे? तीसरा लाभ यह है कि सड़क को यदि बंकित बना दिया जाए तो वहाँ से वाहन को अधिक वेग से भी निकाला जा सकता है। यानी बंकित सड़क पर वाहन को अधिक चाल से चलाया जा सकता है, ठीक है। बंकित सड़क पर वाहन को अधिक चाल से चलाया जा सकता है या अधिक वेग से सुरक्षित पार किया जा सकता है, ठीक है।